हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद प्राची। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन यूनिट 3 योगा एंड लाइफस्टाइल के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। वन शॉर्ट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, 53 मिनट्स की एक वीडियो अपलोडेड है जिसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें मैंने डिसऑर्डर्स और इंजुरीज को थोड़ा डिटेल में समझाया, आपको कैसे याद करना है वो समझाया है, उसको देख लेना। इस बार इस वीडियो में हम चैप्टर यूनिट 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है या बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में से कि आसनास क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स कैसे काम करते हैं। यानी कि आसनास क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और आसनास को करने से बहुत सारे डिसीजेस क्योर हो जाते हैं या बहुत सारे डिसीजेस और प्रॉब्लम्स को हम ऑलरेडी प्रिवेंट कर सकते हैं। कैसे, वो बताओ। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आसनास क्या होते हैं। स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी होती है, ठीक है, धीरे धीरे करते हैं हम, फिर बॉडी पॉस्चर को होल्ड करते हैं। एंड जब हम बॉडी पॉस्चर को होल्ड करते हैं तो वो क्या करता है, हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को पीस और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो आप डेफिनेशन क्या लिखोगे कि आसनास आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी इन विच होल्डिंग अ बॉडी पॉस्चर ब्रिंग स्टेबिलिटी टू बॉडी एंड पॉइज टू माइंड। यानी बॉडी को स्टेबिलिटी मिलती है और मन को शांति मिलती है। अब आसनास जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। कुछ आसनास हम करते हैं जो हमारी बॉडी को फिट रखने में काम आता है, राइट। कुछ आसनास को करके हम फिट हो सकते हैं। कुछ आसना होते हैं जो थेरेपी की तरह काम करते हैं, यानी उन आसनास को करके कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारियों को ठीक कर सकता है। एंड थर्ड टाइप के होते हैं मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसनास, यानी इन आसनास को करके हमारे मन को शांति मिलती है, एंजाइटी डिप्रेशन कम होता है, जो कि आज की जनरेशन में भर भर के मिलता है, राइट। तो आसनास जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। आप कैसे बताओगे? पहला होता है क्या? पहला होता है कल्चरल आसनास, जो हमारी बॉडी को फिटनेस देते हैं। दूसरा होता है थेराप्यूटिक आसनास, जो हमारी बॉडी को नहीं, किसी भी व्यक्ति की बॉडी में अगर कोई डिसीजेस हो तो उसको क्योर करता है। एंड थर्ड होता है मेडिटेटिव एंड रिलैक्सेटिव आसनास, जो हमें मेंटली फिट रखता है, राइट। अब आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी आपको बताना है कि आसन को करके हम कैसे डिसीजेस को क्योर कर सकते हैं या उनको प्रिवेंट कर सकते हैं एट द फर्स्ट प्लेस। एंड आसनास के बेसिकली बेनिफिट क्या है। तो जब आपको क्वेश्चन आएगा हाउ डू आसनास वर्क एज प्रिवेंटिव मेजर्स या फिर आसनास वर्क एज प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्कस, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। उसका शॉर्ट फॉर्म मैंने कर दिया रिकॉर्ड, यानी रिकॉर्ड कर लो अपने दिमाग में कि ये सारे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, ऑर्थोपेडिक रिलेटेड, यानी कि लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, फ्लैट फुट, नॉक नीज, हम सारा कुछ बहुत अच्छे से टर्म 1 में डिस्कस कर चुके हैं, या 11th में भी हम थोड़ा थोड़ा आई थिंक डिस्कस कर चुके हैं कि लॉर्डोसिस इज व्हाट, लंबर स्पाइन की प्रॉब्लम, स्कोलियोसिस इज व्हाट, वर्टिब्रल कॉलम, नॉक नीज में क्या होता है, नीज आपस में टकराती हैं, फ्लैट फुट इज व्हाट, फुट फ्लैट होता है, कर्व होना चाहिए तो फ्लैट होता है। सो आसनास को करके हम ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। देन डाइट रिलेटेड, कोई बहुत मोटा है तो वो पतला हो सकता है, कोई बहुत अंडरवेट है, वजन कम है तो अपने वजन को जो उसके हाइट एंड एज के अकॉर्डिंग है वैसे कर सकता है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स बहुत सारे लोगों को होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। सो दैट इज डाइट रिलेटेड। कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड, तो जैसे कि हमने बात करी कि स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सारी चीज़ों को क्योर करता है। इम्यूनिटी रिलेटेड, हम बोलते हैं ना इसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है या इस व्यक्ति की इम्यूनिटी बहुत बेकार है। तो इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि जब भी प्रॉब्लम होती है या कुछ बीमारी होती है, जब मौसम चेंज होता है, तो अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा है तो बॉडी जल्दी से रिकवर हो जाती है, राइट। तो आसना क्या करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। कार्डियक रिलेटेड, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक से ही हार्ट प्रॉब्लम्स एंड ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको याद आना चाहिए, तो उससे छुटकारा मिलता है या उन चीज़ों को कंट्रोल में करा जा सकता है। रिमूव्स बॉडी वेस्ट, मेटाबॉलिज्म हमारा फास्ट हो जाता है एंड पूरे ओवरऑल बॉडी सिस्टम को फिट रखता है, राइट। तो याद कैसे रखोगे कि आसनास एज प्रिवेंटिव मेजर्स का दिमाग में रिकॉर्ड कर लो। आर इज वॉट, न्यूट्रिशन रिलेटेड, ओ फॉर ऑर्थोपेडिक रिलेटेड एंड डी फॉर डाइट रिलेटेड। ऐसा रिकॉर्ड करके याद रख लो, या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम से हमको छुटकारा मिलता है, राइट। इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, बॉडी इंप्रूव होती है, बॉडी सिस्टम इंप्रूव होता है, वेस्ट बॉडी से जल्दी निकलता है, कार्डियक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है, डाइट रिलेटेड, कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड।
तो R इज फॉर रिमूव्स बॉडी वेस्ट, I फॉर इम्प्रूव्स इम्यूनिटी सिस्टम, I फॉर इम्प्रूव्स बॉडी सिस्टम, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड, C फॉर कार्डियक रिलेटेड, O फॉर ऑर्थोपेडिक रिलेटेड एंड D फॉर डाइट रिलेटेड। तो ये सब कुछ आपको समझ में आएगा कि आसनास क्या होते हैं, आसनास के टाइप क्या होते हैं एंड आसनास प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह कैसे काम करते हैं। बहुत अगर ज़्यादा कुछ याद नहीं आए तो सिंपल लिख दो कि बॉडी को ठीक करता है, रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, डिसीजेस क्योर करता है, कुछ डिसीजेस के नाम लिख देना कि काइफिसिस है, स्कोलियोसिस है, फ्लैट फुट है, कार्डियक सिस्टम हार्ट को अच्छा करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, राइट बॉडी सिस्टम सही से काम करते हैं तो मेटाबॉलिक सिस्टम अच्छे से काम करता है, ओबेसिटी वगैरह जो डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको ठीक करता है। तो ऐसे जनरल करके भी आप लिख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसमें से 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, डायबिटीज़ एंड अस्थमा। तो डायबिटीज़ और अस्थमा आपको याद रखना है, बट पढ़ना आपको सब कुछ ही है। तो डायबिटीज़ और अस्थमा हम इसमें डिस्कस करेंगे। डायबिटीज़ के आसनास को आप कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। उससे पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं कि डायबिटीज़ क्या होती है। तो हमारी बॉडी में पैंक्रियाज जो होते हैं वो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन का काम ही क्या रहता है कि जो भी शक्कर हम खा रहे हैं, शुगर इनटेक हम कर रहे हैं थ्रू फूड, उसको ब्रेक करना और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। उसको किसका काम होता है? ये इंसुलिन का काम होता है। लेकिन एक डायबिटिक पेशेंट के अंदर क्या होता है, जो इंसुलिन होता है वो कम होता है। अब इंसुलिन जब कम होगा तो अगर कोई व्यक्ति शक्कर को खा रहा है या फूड में शुगर ले रहा है तो वो जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रही है और वो ब्लड सेल्स के अंदर जा रही है वो शुगर। तो क्या हो रहा है कि जब हम शुगर ले तो रहे हैं लेकिन वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, तो उससे डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। डायबिटीज़ इज अ कंडीशन व्हेन द पैंक्रियाज इन ह्यूमन बॉडी फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन, या इंसुलिन बनता तो है लेकिन कम मात्रा में बनता है। तो इंसुलिन का काम क्या होता है, वो कन्वर्ट करता है जो ब्लड में जो हम खाना खाते हैं उसमें जो शुगर होती है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन जब इनसफिशिएंट सिक्रीशन होता है इंसुलिन का बाय द पैंक्रियास तो उसका रिजल्ट ये होता है कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड स्ट्रीम रिजल्टिंग इन डायबिटीज़। तो सिंपली आप लिख सकते हो कि हमारे बॉडी में पैंक्रियाज होते हैं जो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन का काम होता है कि जो भी शक्कर हम खा रहे हैं या जो भी फूड ले रहे हैं जिसमें शक्कर है उसको ब्रेक करना इनटू एनर्जी, राइट। लेकिन डायबिटिक पर्सन में क्या होता है, इंसुलिन की मात्रा कम होती है तो क्या होता है, ये जो शुगर है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है, ब्लड में चली जाती है एंड वहीं पर जमा हो जाती है, जिसके कारण जो पर्सन है उसको डायबिटीज़ हो जाती है। इसके सिम्टम्स आपको देखेंगे कि डायबिटिक पर्सन हमेशा थका हुआ रहता है, उसका विजन क्लियर नहीं होता है, उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है या वेट लॉस होता है, या फिर उसकी एपेटाइट बढ़ जाती है और उसका वजन बढ़ने लगता है। इसके कॉजेज़ क्या हो सकते हैं? ऑलरेडी एक व्यक्ति जो है जो ओबेसिटी का शिकार है, जो मोटा है, उसको डायबिटीज़ होने की चांसेस होते हैं। देन बहुत सारा कोल्ड ड्रिंक पीना, सोडा वाटर पीना, ये जो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स हैं जिसको आप फॉलो करते हैं, क्या बोलते हैं, कोला पियो, ये वाला पियो, ज़ीरो शुगर वाला पियो, लेकिन ये सब एक जहर की तरह आपकी बॉडी में काम करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल ही नहीं पीना चाहिए, एक आध बार चलेगा, लेकिन आजकल हैबिट ही हो गई है कि बात बात पे लोग कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं गर्मियों में। इसकी जगह आप सोडा, नींबू पानी सोडा पी सकते हो, दैट इज़ मोर इफेक्टिव एज कम्पेयर टू दिस। तो यहाँ पर ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर नहीं करना चाहिए। जेनेटिक फैक्टर्स अगर पेरेंट्स को होते हैं डायबिटीज़ तो बच्चों में यूजुअली डायबिटीज़ हो जाती है। स्मोकिंग एंड अल्कोहल और बहुत सारा मीठा खाने से, विच इज़ वेरी बेसिक। अब मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ कि आप डायबिटीज़ के आसनास को याद कैसे रख सकते हो। देखो, डायबिटीज़ के पर्सन को क्या मना होता है? शुगर, मीठा। तो आपको याद कैसे रखना है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन की जब भी कोई आपको मीठा खिलाने के लिए आपके पास आता, बोलोगे नो मुझे नहीं खाना मीठा, मुझे डायबिटीज़ है, ऐसा आप क्यों बोलेंगे? कोई थर्ड पर्सन बोलेगा, राइट। तो पहला है नहीं खाना मुझे, तो पीछे देख लेना, दैट इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। देन भुजंग आसन, भुजंग को हिंदी है भुजंग और इंग्लिश में क्या होता है? कोबरा पोज, सांप वाला पोज। तो यहाँ पे जहर पी लूंगा लेकिन मीठा नहीं खाऊंगा क्योंकि डायबिटीज है, तो भुजंग आसन। पश्चिमोत्तान आसन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मैं मीठा नहीं खाऊंगा। एंड लास्ट वाला है पवन मुक्त आसन कि मुंह ही छुपा लो कि भैया मीठा तो मैं खाऊंगा ही नहीं। तो आपको याद कैसे रखना है कि डायबिटिक पर्सन को मीठा मना होता है, एंड जब भी कोई डायबिटिक पर्सन को मीठा देगा तो वो या तो मुंह मोड़ लेगा या सांप की तरह बोलेगा कि मैं जहर पी लूंगा, मीठा नहीं खाऊंगा क्योंकि मीठा मेरे लिए जहर है। हाथ पैर जोड़ लेना लेट के उसके, भैया मीठा नहीं चाहिए। और लास्ट है कि मुंह ही छुपा लेना कि मीठा नहीं खा सकता। सो अर्ध मत्स्येंद्र आसन आपको पता है कैसे करना है, अपने लैंग्वेज में इसको लिख देना।
मोस्टली जब आप समझाओगे कि ये डायबिटीज़ को क्योर करता है तो पहला पॉइंट इसके बेनिफिट का यही होना चाहिए कि वेट कंट्रोल करता है, ओबेसिटी कम करता है और डायबिटीज़ को कम करता है, कंट्रोल में करता है, बॉडी शेप करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ये तो कॉमन है, आप सब में लिख सकते हो, राइट। अर्ध मसेंद्रासन का लास्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि ग्लैंडुअर फंक्शनिंग को अच्छा करता है। ग्लैंड्स ही हैं जो सिक्रीट करती हैं, राइट। तो पैंक्रियाज अच्छे से काम करेगा, सब कुछ अच्छे से काम करेगा तो डायबिटीज़ नहीं होगी। एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन सबके याद रखना कि जिनको बैक पेन की प्रॉब्लम हो ये सब ना करें, क्योंकि क्वेश्चन में ये भी आता है कि किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। कॉन्ट्राइंडिकेशंस लिखो, तो कॉन्ट्राइंडिकेशंस इंपॉर्टेंट आप याद रखना कि बैक पेन वालों को, पाइल्स वालों को ये नहीं करना चाहिए। भुजंगासन ये था कि जहर पी लूंगा पर मीठा नहीं खाऊंगा, क्योर करता है डायबिटीज़, ग्लैंड्स अच्छी करता है, ओबेसिटी जो जनरल हमने डायबिटीज़ के कॉजेज डिस्कस करे थे कि ओबेसिटी के कारण होता है, जेनेटिक्स के कारण होता है, सोडा और मीठा खाने से होता है, राइट। तो ये सब की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि डायबिटीज़ को क्योर करता है। ये तो दो आपको लिखना ही है कि डायबिटीज़ को क्योर करता है और डाइजेस्टिव और ग्लैंडुअर फंक्शनिंग को अच्छा करता है, बिकॉज डायबिटीज़ उसके कारण ही होती है। फिर काइफिसिस, ओबेसिटी ये सब आप लिख सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन लिखना है कि देखिए बैक पे बहुत जोर आ रहा है तो बैक पेन वाले इसको ना करें। पश्चिमोत्तन यानी हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ पर मीठा नहीं खाऊंगा, मुझे डायबिटीज़ है, ऐसा वो बोलेगा और ये अपनी भाषा में आप लिख देना। और जिसको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो उसको ना करे। और कॉन्ट्राइंडिकेशन में कुछ भी ऐसे लिख देना, ठीक है ना, खाली मत छोड़ना कि अरे मेरे को तो याद ही नहीं आ रहा है कि उसमें बैक पेन वाला था कि क्या। आपको याद आ गया ना, फोटो याद आ गया ना, तो उसमें देख लेना कि किस पे जोर पड़ रहा है। बैक पे जोर पड़ रहा है तो वो ना करें, हार्ट प्रॉब्लम वाले वो ना करें, ठीक है। कुछ तो भी प्रॉब्लम लिख देना कि हार्ट प्रॉब्लम वाले ना करें, बैक पेन वाले ना करें, पाइल्स वाले ना करें, कुछ भी ऐसे लिख के आ जाना। पवन मुक्त क्या है कि मुंह छुपा लेना कि मीठा नहीं खाऊंगा। और डायबिटीज़ क्या करता है, नेक प्रॉब्लम्स, ग्लैंडुअर डाइजेस्टिव फंक्शनिंग अच्छा करता है और हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। जिनको बैक पेन है, यूजुअली बैक पेन तो लिखते ही हैं क्योंकि बहुत सारे आसनास पे बैक पे जोर आता है, तो बैक पेन वाले से ना करें। तो नाउ यू नो कि डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ के लक्षण क्या होते हैं, एंड आसनास क्या है कि पीछे मुड़ जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा, मुंह छुपा लेना, पीछे कर लेना, सांप बन जाऊंगा, जहर पी लूंगा, हाथ पैर जोड़ता हूँ नहीं खाऊंगा, एंड मुंह छुपा लूंगा पवन मुक्त की तरह लेकिन मीठा नहीं खाऊंगा। दैट वाज ऑल ऑफ डायबिटिक पेशेंट के लक्षण और उसके आसन। नेक्स्ट इज अस्थमा और अस्थमा। तो इसमें पहले मैं डिस्कस कर लेती हूँ अस्थमा होता क्या है। अस्थमा का मतलब क्या है, एक लंग डिसीज होता है अस्थमा। अब हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो क्या होता है, ब्रॉड होता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हमने बहुत अच्छे से 11th में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो हमको पता है कि रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या होता है, मेन फंक्शन उसका क्या है कि अंदर जो भी एयर आ रही है उसमें से ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर की तरफ फेंकना, यानी ये सारी चीज़ें एल्वियोली में होती है, ये हमको पता है। तो बेसिक आप अस्थमा में क्या लिखोगे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है वो ब्रॉड होता है। ब्रॉड मतलब चौड़ा होता है, ठीक है, ज़्यादा उसमें से एयर अंदर आए। बेसिक अभी हम वो नहीं करते हैं कि एयर अंदर आती है उसमें से ऑक्सीजन, हम ये समझते हैं कि ऑक्सीजन इनटेक करना है, राइट। तो अब ये ब्रॉड होता है, लेकिन अस्थमा पेशेंट जो होते हैं, अस्थमा पेशेंट जो होते हैं उनका जो ट्रैक्ट होता है वो नैरो मतलब सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाएगा तो ज़्यादा एयर अंदर नहीं आ पाएगी, इसके कारण वो ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी बॉडी, तो सांस लेने में दिक्कत होगी। तो अस्थमा में होता ही क्या है, एक लंग डिसीज होती है जिसमें जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो नैरो हो जाता है। Asthma is a chronic lung disease that inflames or swollen and narrows the respiratory tract in the lungs. It affects people of all ages, but most often it happens in childhood. तो मोस्टली अस्थमा है बचपन में ही हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि बार बार जो इंसान है वो खांसता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, एंड जब सांस लेता है तो वीजिंग मतलब बहुत ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होता है बच्चों में, और दिन भर थकान होती है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, चेस्ट टाइट हो जाता है कॉज बाय डस्ट या एयर पोल्यूशन या पोलन ग्रेन्स के कारण, ठंडी हवा के कारण, स्मोकिंग के कारण, या फिर कुछ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया उसके कारण। तो बेसिक अस्थमा पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप लिख देना कि अस्थमा एक लंग डिसीज है जिसमें हमारा जो रेस्पिरेटरी, हमारा क्यों लिखें, किसी भी व्यक्ति का जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो नैरो हो जाता है, और ये बच्चों में ज़्यादा देखा गया है। फिर इसके कॉजेस लिख देना कि चेस्ट टाइट हो जाता है कोल्ड एयर के कारण, स्मोक के कारण, एंड इंसान को सांस लेने में तकलीफ होती है, वीजिंग करता है, सांस लेते समय आवाज़ करता है। तो इसके आसनास क्या हो जाएंगे, जैसे हमने डायबिटीज़ में कैसे याद रखा कि मैंने आपको बता दिया, हमने डिस्कस भी कर लिया है। अब कोई भी व्यक्ति जब फालतू बातें करता है तो हम बोलते हैं सच एन इडियट। कैसी बातें करता है, सच
लूजर या सच अ जो भी, राइट। तो इसमें आप सच अ गोभू याद रखोगे कि अस्थमा के पेशेंट को सच अ गोभू, यानी कि सु फॉर सुख आसन, च फॉर चक्र आसन, गो फॉर गोमुख आसन एंड भू फॉर भुजंग आसन। तो सचा गोभू आप इसमें याद रखोगे कि यार सचा गोभू यानी सुख आसन, चक्र आसन, गोमुख आसन और भुजंग आसन। तो सुख आसन जो होता है वो तो सबसे बेसिक होता है, मतलब कोई भी आसन जब हम करते हैं तो हमारी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे बेसिक पोजीशन यही होती है। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना। तो ये अस्थमा को क्योर करता है, ब्रेन को काम करता है, बैक को स्ट्रेंथन करता है, नी एंड एंकल्स को स्ट्रेच करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है। पीपल सफरिंग फ्रॉम जॉइंट प्रॉब्लम्स ऑन नी एंकल। कॉन्ट्रा इंडिकेशन तो तुम ना सब में ही लिख के आना, भले वो पूछे ना पूछे, मन से अपना कुछ भी लिख देना कि अगर आप देख रहे हो कि बैक पे ज़्यादा जोर आ रहा है तो बैक वाले ना करें, हार्ट वाले ना करें, पाइल्स वाले ना करें, राइट, हार्ट वाले ना करें, हार्ट प्रॉब्लम वाले ना करें। तो ऐसे कुछ अपने मन से भी लिख के आ जाना, वो इतना कॉन्ट्रा इंडिकेशन बैठ के चेक नहीं करेंगे। तो सचा गोभू इसका हमारा शॉर्ट फॉर्म रहेगा, दैट इज सुख आसन, चक्र आसन, गोमुख आसन और भुजंग आसन। देन नेक्स्ट इज चक्र आसन। तो चक्र आसन में आप देख सकते हो कि बैक पे कितना ज़्यादा जोर आ रहा है, राइट। तो हार्ट प्रॉब्लम वाले और बैक प्रॉब्लम वाले इसको ना करें। चक्रासन अपने लैंग्वेज में आप लिख के आ जाना कि फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन को अच्छा करता है, मसल्स को टोन करता है, काइफिसिस और अस्थमा को क्योर करता है, डाइजेस्टिव और कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। गोमुख आसन आपको पता है कि पैर को इस तरीके से रख के पीछे से हाथों को ज्वाइन करना, दैट इज गोमुख आसन, क्योंकि काऊ पोज इसको बोला गया। इसको करने से जो बॉडी है वो काऊ फेस की तरह नजर आती है, राइट। तो गोमुख आसन आप लिख देंगे अपनी भाषा में। तो इंक्रीजेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द स्पाइन, मसल्स को टोन करता है, अस्थमा को ठीक करता है, बैक पेन को सॉल्व करता है। एंड लास्ट इज भुजंग आसन यानी कि कोबरा पोज। ये आप सब में लिख सकते हो, इसमें भी लिख सकते हो, अस्थमा में और डायबिटीज में भी लिख सकते हो कि जहर पी लूंगा लेकिन नहीं खाऊंगा। एंड भुजंग आसन इज ऑल्सो वेरी इफेक्टिव इन अस्थमा पेशेंट। तो आप ये इसको लिख देंगे। लेकिन जो हर्निया बैक पेन से प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं वो इसको ना करें। एंड ये डायबिटीज़ को क्योर करता है, ग्लैंड्स को अच्छे से काम करने देता है, अच्छे काम करवाता है, नेक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, काइफिसिस ओबेसिटी को करता है। सो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर यूनिट 3 के। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया कि आसनास क्या होते हैं, डेफिनेशन आपको पता है, कितने टाइप के होते हैं वो आपको पता है, प्रिवेंटिव मेजर्स की तरह काम करते हैं वो आपने रिकॉर्ड कर लिया है अपने दिमाग में। आर इज फॉर क्या, बॉडी वेस्ट को रिमूव करता है, इम्प्रूव्स बॉडी सिस्टम। आई फॉर इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। सी फॉर कॉन्सेंट्रेशन रिलेटेड, सी फॉर कार्डियक रिलेटेड, ओ फॉर ऑर्थोपेडिक रिलेटेड एंड डी फॉर डाइट रिलेटेड। रिकॉर्ड कर लिया। डायबिटीज़ क्या होती है, इंसुलिन से रिलेटेड होता है, इंसुलिन कम होती है तो बॉडी की जो शुगर है, बॉडी में जो हम शुगर लेते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। इसके कॉजेज सिम्टम्स लिख के क्या क्या इसके आसन रहेंगे कि पीछे मुड़ जाऊंगा लेकिन नहीं खाऊंगा, मुंह धर कर लेना, हाथ पैर जोड़ के लेट जाना, कोबरा बन जाना, जहर पी लूंगा, पवन मुक्त आसन, मुंह छुपा लेना पर नहीं मीठा खाऊंगा। फिर अस्थमा क्या था, लंग डिसीज होता है, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है वो नैरो हो जाता है या स्वॉलन हो जाता है, फूल जाता है, सूजन आ जाती है एंड एयर अंदर प्रॉपर नहीं जा पाती है, शॉर्टनेस हो जाती है, वीजिंग हो जाती है। और ये इसके रीजंस क्या रहेंगे, कोल्ड ड्रिंक रहेगा, ओबेसिटी रहेगा, जेनेटिक फैक्टर्स रहेगा, राइट, या रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो रहेगा। एंड सच गोभू इसका आसनास रहेगा, दैट इज सुख आसन, चक्र आसन, गोमुख आसन एंड भुजंग आसन। चलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए यार, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।